नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी महाभोज उपन्यास के बारे में, उसके कथासार के बारे में और उसकी संवेदना पक्ष के बारे में हमने चर्चा किया था। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इस उपन्यास के शिल्प पक्ष की ओर। शिल्प पक्ष में खास तौर पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे भाषा के स्तर पे, कि महाभोज में भाषा किस प्रकार की है, इस पर ही चर्चा रहेगी आज की हमारी। सबसे पहले हम बात करें कि अगर किसी भी रचना की भाषा के बारे में आपको समझना है, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक हो, तो जो पहला बिंदु आता है समझने के लिए वो आपको देखना होता है कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रकार की भाषा से मतलब है कि भाषा किस तरह की है, यानी कि भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता है या फिर तद्भव शब्दों की बहुलता है या फिर देशज या विदेशज। तो किस प्रकार के शब्द हैं ये हमें सबसे पहले देखना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि अगर संस्कृत निष्ठ भाषा है तो कहेंगे तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है। यदि हम देखेंगे कि सामान्य हिंदी के प्रयोग हुए तो उसमें हम कहेंगे तद्भव है। अगर हम देखते हैं कि आंचलिकता आ रही है भाषा में, जैसे मैला अंचल का अगर आप उदाहरण लीजिए तो मैला अंचल में देशज भाषा है। वैसे ही विदेशज भाषा यानी कि किसी अन्य देश की भाषा के शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द हो जाएं, पुर्तगाली शब्द हो जाएं या तुर्की भाषा के कोई शब्द हो जाए, अरबी का कोई शब्द हो जाए, तो वो होता है। तो पहली चीज़ हमें भाषा देखना है किस प्रकार की है। फिर हमें देखना है कि क्या उस लेखक ने व्यंग्य क्षमता का भी उदाहरण दिया है, उसमें क्या उसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता है, एक तो ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं क्या उसकी भाषा में मुहावरे हैं, मुहावरे या लोकोक्तियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उसकी भाषा में उसने प्रतीकों का प्रयोग किया है, क्या उसने बिंबों का प्रयोग किया है, ये सब हम समझते हैं। प्रतीक का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जो बात आपको दिख रही है वो प्रत्यक्ष रूप से वैसी नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष उसका एक अर्थ हो रहा है। और बिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का मतलब है कि यदि कोई वाक्य मैं बोलूं तो आपको वो वाक्य दिखाई देने लगे या आपको वो महसूस हो। यदि दिखाई देता है तो उसको कहेंगे दृश्य बिंब है, यदि सुनाई देता है तो उसको कहेंगे श्रवण बिंब है, यदि आपको महसूस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्पर्श बिंब है। जैसे मैंने कहा कि फला व्यक्ति कुत्ते की तरह जीभ निकाल कर हाँफ रहा है, तो जब ऐसा बोला कि कुत्ते की तरह जीभ निकाल कर हाँफ रहा है तो आपको वो जीभ निकाला हुआ एक कुत्ता दिख गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दृश्य बिंब है। मैंने कहा कि तलवारों की खनखनाहट से पूरा वातावरण गूंज गया, तो यहाँ पर तलवारों की खनखनाहट आपको एक आभास हो रहा है कि आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये होता है बिंब। तो भाषा में ये कैसे है। उसके बाद भाषा में बात करते हैं कि भाषा में अलंकारिकता है कि नहीं है। क्या ऐसा है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है? जैसे जयशंकर प्रसाद कवि भी थे और उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, तो उनकी भाषा में गद्य में भी अलंकारिकता दिखने को मिलेगी। ये कुछ बातें होती हैं जिसके आधार पर हम देखते हैं कि किसी भी उपन्यास, कविता, कहानी की भाषा कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे हम बात करते हैं इस उपन्यास की भाषा की। उसके पहले अगर आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर है 9169041691। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मंथली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस उपन्यास की भाषा की। देखिए, सबसे पहली बात जो भाषा में हमें देखने को मिलती है इस उपन्यास में वो है कि इसकी भाषा पात्रानुकूल भाषा है। पात्रानुकूल भाषा का मतलब होता है कि हर उपन्यास में अलग अलग तरह के पात्र होते हैं। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, तो अब पात्रों का बैकग्राउंड क्या है उसके आधार पर भाषा का निर्धारण। जैसे इस उपन्यास में एक दा साहब हैं। अब दा साहब के बारे में यदि आप देखिए तो बड़े ही ऊपर से बहुत ही सौम्य दिखने वाले व्यक्ति हैं। लेखिका कहती हैं कि उनके शरीर पर 1 इंच भी चर्बी एक्स्ट्रा नहीं है और न उनकी भाषा में कुछ एक्स्ट्रा बोल सकते हैं वो, ऐसा उनका व्यक्तित्व दिखाया गया है। तो दा साहब चूँकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं, साथ ही साथ सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उनकी भाषा में वो सौम्यता दिखनी चाहिए, वो गंभीरता दिखनी चाहिए। और ये दिखता है कैसे? वो तत्सम युक्त हिंदी बोलते हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं और जगह जगह पर अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। जब आपके ऊपर प्रश्न आएगा, इस प्रश्न अगर आ जाता है तो प्रश्न में आप क्या करेंगे, यही आपको लिखना होगा कि पहली बात, पहला हेडिंग क्या लिखेंगे आप कि पात्रानुकूल भाषा है। कैसे है पात्रानुकूल? तो ये देखिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड।
जब बिसु की मौत के बारे में बात होती है तो वो कहते हैं दिस इज अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तत्सम भाषा का उदाहरण क्या है? गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है, आत्मा का प्रयोग, क्षय का प्रयोग, ये संस्कृत के शब्द हैं तो उसका प्रयोग किया यदि कि तत्सम है। वहीं जोरावर को देखिए तो जोरावर देशज भाषा में प्रयोग बात करता है। बाकी अन्य जो पात्र हैं, बिसु का जो पिता है वो भी देशज शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे ये देखिए, ये ससुरे सीना तान कर आँख में आँख गड़ा कर बात करते हैं, गड़ा कर बात करना, ये क्या है? ये देशज शब्दों का प्रयोग है और साथ ही साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो टॉप पॉइंट है हमारा वह है व्यंग्यात्मकता। व्यंग्य क्षमता है कि नहीं है इस उपन्यास में? तो आप ये उदाहरण देखिए, गांधी नेहरू को देश एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, चप्पे चप्पे में वो आपको विराजमान मिलेंगे, चाहे निर्जीव तस्वीरों में ही सही। लेखिका यहाँ कहना चाहती है कि गांधी और नेहरू केवल निर्जीव तस्वीरों तक ही सिमट गए हैं, उनकी विचारधारा धरातल पर नहीं दिख रही है कहीं वर्तमान समय में। आप याद करिए, यह उपन्यास उस समय का उपन्यास है जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी है और जनता पार्टी की सरकार संपूर्ण क्रांति जेपी का और उसके साथ ही साथ इमरजेंसी उसके पीछे के बैकग्राउंड में, इन तीनों समय के जो राजनीतिक विडंबना है, जो राजनीतिक विकृतियां हैं, जो सामाजिक विकृतियां हैं, वो इस उपन्यास में देखा जा सकता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कैसे किया गया है? मारने वाले को शह दो और मरने वाले को हमदर्दी, दोनों हाथ में लड्डू। दोनों हाथ में लड्डू क्या है? मुहावरा है, तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया। प्रतीकात्मकता का प्रयोग कैसे है? प्रतीक भाषा का प्रयोग कैसे है? तो लावारिश लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। यहाँ पर लाश की बात नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति के डेड बॉडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उस व्यक्ति की, लोकतंत्र में उस व्यक्ति की बात हो रही है जो लावारिश है। लावारिश का मतलब गरीब है, शोषित है, वंचित है। तो शोषित और वंचित तबके को गिद्ध की तरह नोच कर खाने वाले राजनेता हैं, ये दिखाया गया है। ये प्रतीक समझिएगा, डायरेक्ट बात नहीं होती है प्रतीक में, इशारे में बात कह दी जाती है। दूसरी है बिंबात्मकता। बिंब देखिए, आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी। अब थूक छूटता हुआ दिख जाएगा आपको जब ये सुनेंगे तो, लखन के। और सांवला चेहरा एकदम बैंगनी हो उठा, तो ये दृश्य बिंब है, आपको दिख रहा है कि सांवला चेहरा बैंगनी हो गया है। समझ में आ गई बात? दूसरा है सूत्र शैली का प्रयोग। सूत्र शैली का मतलब होता है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पैराग्राफ में नहीं कहना, बल्कि एक छोटा सा वाक्य कह देना और सारी बात वहीं से हो गई। जैसे कुर्सी और इंसानियत में बैर है, ये अब सूत्र बन गया, ये कभी भी प्रयोग हो सकता है। आवेश राजनीति का दुश्मन है। अब चाहती अगर लेखिका चाहती तो वो आवेश राजनीति का दुश्मन है न लिख के ये भी लिख सकती थी, एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देती कि क्रोध राजनेताओं के लिए आवश्यक नहीं होता है, क्रोध से राजनेताओं की छवि खराब होती है और क्रोध करने की वजह से राजनेताओं की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं वो सामने नहीं आ पाती हैं, इससे उनका नुकसान होता है। इतना कुछ कहने से बढ़िया है सीधे बोलिए कि आवेश राजनीति का दुश्मन है। ये सूत्र शैली है, इसमें समाहार शक्ति शब्द का देखने को मिलता है आपको। आशा है कि ये भाषा वाली बात को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन की। वर्ष 2022 में यूपीएससी ने पूछा, महाभोज उपन्यास राजनीतिक विकृतियों का सच्चा दस्तावेज है, इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तर्क संगत मीमांसा कीजिए। ध्यान से समझिएगा, महाभोज उपन्यास की पृष्ठभूमि यदि आपको याद है, जो मैंने अभी भी बताया, इमरजेंसी, जेपी का आंदोलन और जनता पार्टी की सरकार, ये समय ऐसा था जब राजनीति की जो जनता थी, जो भीड़ है, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत थी, मगर राजनीति उतना डिलीवर नहीं कर पा रही थी जितना प्रॉमिस कर रही थी। और लोगों के मन में ये इच्छा थी कि वो डिलीवरी उनको मिले, जो वादा किया गया है या जो लोगों ने स्वप्न देखा है स्वतंत्रता के बाद वो मिले, पर वो नहीं मिला। बदले में इमरजेंसी जैसी चीज़ मिली, जो लोकतंत्र पर काला धब्बा भी कहा जाता है उसको। इस उपन्यास को लिखने के लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और कैसे आंसर लिखेंगे, मैं आंसर लिख कर नहीं बता रहा हूँ, मैं एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर मेन बॉडी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। कितने सहमत हैं, तर्क देना है। जब बात सहमति की आएगी, जब बात तर्क देने की आएगी, तो आप उपन्यास से कोटेशंस लिखेंगे, उपन्यास से उद्धरण लिखेंगे और उस उद्धरण के माध्यम से आप ये प्रूफ करेंगे। उद्धरण ढूंढना आपका काम है, आपके दृष्टि IAS के नोट्स में मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियोस में कि दृष्टि के नोट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि दृष्टि के नोट्स जो हैं वो बड़े रिसर्च करके सर ने बनाए हैं और उससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा और
बस वो काफ़ी है आपके लिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आपको मूल किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। महाभोज आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप व्याख्या सही से कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस उत्तर की। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है जिसकी मूल में राजनीतिक विकृति है, जिस राजनीतिक विकृति का जन्म इमरजेंसी की कोख से होता है और बाद में जनता पार्टी की सरकार। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बताएंगे कि इसमें कैसे संवेदनहीन अवसरवादिता आपको देखने को मिलती है। तो बिशु की मौत को जो शुक्ल जी हैं वो अपने लिए एक अवसर के रूप में देखते हैं कि शुक्ल को एक अवसर मिल गया है। किस बात का अवसर मिला है? उनको अवसर मिला है अपनी राजनीति को चमकाने का। लगभग संन्यास लेने वाले थे वो, मगर वो संन्यास नहीं लेते हैं, वो राजनीति में इस अवसर को भुनाना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जन भावना का इस्तेमाल हुआ है इसमें। जनता जो है वो चुनाव के समय में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती है, वो भावनाओं में बह जाती है। जब बिशु के पिता को दा साहब अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं स्टेज पर, तो वो सीन याद करिए कि बिशु का पिता कितना खुश होता है और बाकी जनता कैसे देखती है कि पुत्र तो बहुतों के मरते हैं, मगर उसके बाद यह इज्जत, यह सम्मान मिलना कि दा साहब स्वयं अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं। तो देखिए, पुत्र के मरने को यहाँ गौर कर दिया जनता ने, और जनता ये देख रही है कि दा साहब अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं। यही जनता का सौभाग्य है, जनता ऐसा मान रही है। तो जनभावना का इस्तेमाल दा साहब भी करते हैं और शुक्ल जी भी करते हैं। उसके बाद कृत्रिम आदर्शों में लिपटा हुआ नेताओं का दोगला चरित्र आपको देखने को मिलेगा। दा साहब जितने सौम्य दिखते हैं, अंदर से उतने ही कपटी हैं। दा साहब अपनी वाणी से जितने स्पष्ट हैं, उतने ही अपने लक्ष्य के प्रति भी स्पष्ट हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे राजनीति का मूल सिद्धांत या मूल नियम ही क्यों न नष्ट हो जाए, जो जनभावना या जनता की सेवा होती है। यदि कुर्सी पाना है तो उसके लिए ये कृत्रिम आदर्शों में लिपटे हुए नेता और उनका दोगला चरित्र, जो वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है, जो राजनीतिक विकृति उस समय भी थी, ये दिखाया गया इसमें। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जातिगत समीकरण, एक तरफ हरिजन हैं और दूसरी तरफ उच्च वर्ग के लोग हैं। हरिजनों को अपने पक्ष में करने के लिए शुक्ल जी हरिजनों के नेता कहे जा रहे हैं, और दूसरी ओर बिशु के पिता को कार में बैठाकर स्टेज तक ले आने वाले दा साहब, उन्होंने भी जाति का कार्ड खेल दिया है कि मैं किसी ऊंच नीच को नहीं मानता। दल बदल का भी इसमें एक रूप आपको देखने को मिल जाएगा। जब अपनी ही पार्टी के लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार होते हैं, उसी बीच कुछ लोग धोखा दे देते हैं और अविश्वास प्रस्ताव न लेकर वो क्या करते हैं, पद के लालच में जाकर वापस दा साहब से मिल जाते हैं। पिछला वीडियो इसके लिए आप देख सकते हैं। बाहुबल का प्रयोग राजनीति में कैसे है, जिसको आज हम कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और एक और फ्रेज है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल। तो राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन जो होता है वो यहाँ भी दिखाया गया है। कैसे? वर्तमान में भी देखिए, लगभग 40 से 45% सांसद पर गंभीर आरोप हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। और बाहुबल का प्रयोग आप देखिए जोरावर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बाहुबल का प्रयोग किस तरह से हो रहा है चुनाव जीतने के लिए। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको ये उत्तर कैसे लिखना था। इसके अलावा अगर आप आंसर राइटिंग की कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूपीएससी 2024 के लिए आप फुल फ्लेज्ड कोर्स लेना चाहते हैं आंसर राइटिंग और मेंटरशिप का, तो उसके लिए आप 9169 एक सेकेंड रुकिएगा 41691 इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा और व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं अगर आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो। समझ गए होंगे आप। अब इस आंसर राइटिंग में दो तरह की आंसर राइटिंग है। एक तो आंसर राइटिंग है जो मंथली बेसिस पर है, मंथ के हिसाब से, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा का पूरा कोर्स आंसर राइटिंग का ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर राइटिंग का कोर्स लीजिए या नहीं लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री टेलीग्राम है, वहाँ पे भी जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं उसके बारे में हम बात करेंगे।